नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्र ने राज्यों से आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ से बचने के लिए कोविड प्रतिबंध लगाने को कहा। देश में अब तक कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 48 करोड़ 89 लाख के पार। बिहार सरकार ने विद्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ढील देने की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को यातायात के लिए खोला गया। भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 वोल्गोग्राद में शुरू। अमेरिका ने चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान को $750 अरब के हथियार बेचने की अनुमति दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच पुरुष हॉकी में कांस्य पदक के लिए कांटे की टक्कर। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर। और कुश्ती में रवि दहिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण के लिए मुकाबला करेंगे। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में 1 बजे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना का लाभ लेने से कोई लाभार्थी नहीं छूटे। राज्य सरकार इस कार्यक्रम को अन्न महोत्सव के तौर पर मना रही है और प्रधानमंत्री के भाषण का सजीव प्रसारण राज्य की सभी उचित दर की दुकानों पर किया जाएगा। राज्य सरकार इस मौके पर प्रदेश भर में फैली लगभग 80,000 से अधिक उचित दर की दुकानों के जरिए तकरीबन 1 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न देकर एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। हर दुकान पर लगभग 100 लाभार्थी मौजूद रहेंगे और प्रशासन को कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश भर में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में मौजूद रहेंगे। लाभार्थियों को विशेष तौर पर बने एक बैग में 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल शामिल होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर गहनता से विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पिछले महीने से दैनिक कोविड संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में दैनिक संक्रमण बढ़ रहा है। श्री भूषण ने कहा है कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। इन त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं। श्री भूषण ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने फिर कहा कि कोविड मानकों का पालन न करने तथा इससे संबंधित 5 सूत्रीय नीतियों का उल्लंघन करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसका महामारी प्रबंधन पर असर पड़ सकता है। देश में 48 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 38 करोड़ से अधिक लोगों को पहला टीका और 10 करोड़ 81 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि कल 33,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 18,36,000 लोगों को पहला टीका, जबकि 3,89,000 से अधिक लोगों को
दूसरा टीका लगाया गया। देश में अब तक 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 16 करोड़ 61 लाख से अधिक लोग पहला कोविड रोधी टीका लगवा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार सरकार ने कोविड मानकों में और छूट देते हुए सभी स्कूलों में 50% उपस्थिति के साथ 9 और 10 की कक्षाएं 7 अगस्त से खोलने की अनुमति दे दी है। इसी तरह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भी 16 अगस्त से खोले जाएंगे। कोचिंग संस्थान भी 50% क्षमता के साथ वैकल्पिक दिनों में काम कर सकते हैं। ये निर्णय कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक में लिया गया। कोविड नियमों में छूट 7 अगस्त से 25 अगस्त तक लागू रहेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में 7 अगस्त से सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को साप्ताहिक बंदी के साथ शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शॉपिंग मॉल एक दिन के अंतराल पर खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल भी 50% दर्शक के साथ खुल जाएंगे। सार्वजनिक वाहनों पर अब किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा और 100% क्षमता के साथ अब वाहनों का परिचालन हो सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। इसी तरह अंतिम संस्कार और श्राद्ध में 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। छत्तीसगढ़ में कोविड का पहला टीका लेने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड का टीका लेने वाले लगभग 90% लोग 45 वर्ष से ऊपर के हैं। राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 31% नागरिकों ने कोरोना से बचाव के लिए पहला टीका लगवा लिया है। इस बीच प्रदेश के स्कूलों में 2 अगस्त से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अनेक स्कूलों में विद्यार्थियों के पहुंचने पर शिक्षक सबसे पहले उन्हें कोरोना से बचाव के तरीकों की जानकारी देते हैं। छात्रों के स्कूल परिसर में प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और साथ ही उनके हाथों को भी सैनिटाइज कराया जाता है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त वापस ले ली है। इससे पहले सरकार ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए ये प्रतिबंध लागू किया था। इस बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल एक वीडियो संदेश में लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की ताकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दोबारा लॉकडाउन न लगाना पड़े। पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर 3 महीनों के बाद 16 अगस्त से फिर खुल जाएगा। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 623 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,47,000 से अधिक हो गई है। राज्य में इस समय 8,800 से अधिक रोगी हैं। राज्य में कल 594 रोगी स्वस्थ हुए और संक्रमण से ठीक होने की दर 98.05% तक पहुंच गई है। इसके साथ ही राज्य में 6,34,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच तेलंगाना में 1 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोविड संक्रमण के आरटी-पीसीआर जांच की दर घटाकर 500 रुपये कर दी है। सरकार ने घर से कोरोना जांच का सैंपल लेने पर दर 800 रुपये से घटाकर 700 रुपये और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 300 रुपये कर दी है। संबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्र ने राज्यों से आगामी त्योहारों के मद्देनजर भीड़ से बचने के लिए कोविड प्रतिबंध लगाने को कहा। देश में अब तक कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 48 करोड़ 89 लाख के पार। बिहार सरकार ने विद्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ढील की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को यातायात के लिए खोला गया। भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 वोल्गोग्राद से
में शुरू हुआ, अमेरिका ने चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान को $750 अरब के हथियार बेचने की अनुमति दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच पुरुष हॉकी में कांस्य पदक के लिए मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक भारत 5-3 से आगे और कुश्ती में रवि दहिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण के लिए मुकाबला करेंगे। संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण कल भी गतिरोध बना रहा और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर में जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामे के बीच नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। सदन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सदस्यों के लगातार विरोध के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले हंगामे के बीच ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग से संबंधित विधेयक पारित किया गया। तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र 13 अगस्त से शुरू होगा। नई सरकार का पहला बजट सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में पेश किया जाएगा। सत्र की अवधि के बारे में कार्य मंत्रणा समिति बाद में फैसला करेगी। इससे पहले डीएमके ने घोषणा की थी कि कृषि के लिए पृथक बजट होगा। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग परीक्षण के तौर पर यातायात के लिए खोल दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल ये जानकारी दी। इस सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा समय लगभग 1.5 घंटा कम हो जाएगा। ये सुरंग जवाहर सुरंग का स्थान लेगा और ये सभी मौसम के लिए अनुकूल होगी। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के माध्यम से इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। आकाशवाणी से इस समय भारत सरकार का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क और आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच हाल में सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान हुआ। एक रिपोर्ट। इस वर्ष 26 जून को एक ऑनलाइन गतिविधि का आयोजन किया गया था, जिसमें तमिलनाडु राज्य के दर्शकों के लिए कश्मीर के प्रसिद्ध दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पर एक वृत्त चित्र दिखाया गया। इस वृत्त चित्र को चेन्नई और जम्मू कश्मीर के होटल प्रबंधन संस्थानों के छात्रों और कर्मचारियों द्वारा बहुत सराहा गया। इस अवसर पर ऑनलाइन गतिविधि में भाग लेने वाले 200 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे। ये कहना उल्लेखनीय है कि कश्मीर घाटी में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये उद्यान कश्मीरी हिरन, जिसे कश्मीरी भाषा में हांगुल के नाम से जाना जाता है, के लिए एक प्राकृतिक निवास स्थान भी है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। लद्दाख आज केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने की दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। एक रिपोर्ट। आज ही के दिन 2 वर्ष पहले 2019 में संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए लद्दाख की 70 वर्ष पुरानी मांग को पूरा किया गया था। हालांकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद हालात योजना के अनुकूल नहीं रहे, क्योंकि लद्दाख ऐसे पहले उन क्षेत्रों में शामिल था जहां कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में कामकाजी मौसम के दौरान काफी लंबा और पूर्ण लॉकडाउन लागू रहा। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर लद्दाख ने कोरोना महामारी का शुरुआत से ही डट कर मुकाबला किया। लद्दाख प्रशासन ने तेजी से निर्णय लेते हुए जांच, प्रयोगशालाएं और कोविड प्रबंधन के लिए जरूरी ढांचा स्थापित किया। महामारी का मुकाबला करने से मिले अनुभव का उपयोग करते हुए लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो योनटोब योजना के जरिए ऑफलाइन माध्यम से लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर कर रहा है। लेह से यांगचान डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने की आज दूसरी वर्षगांठ है। अगस्त 2019 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है, जबकि लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर देश का मात्र ऐसा राज्य था जिसका अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत पृथक संविधान था। ये एक अस्थायी प्रावधान था जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा मिला।
अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सभी केंद्रीय कानून और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम राज्य में लागू हो गए हैं और इस फैसले से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे राज्य की विकास क्षमता में वृद्धि होगी। निवेश बढ़ने से राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक सुविधाएं बेहतर होंगी। तमिलनाडु में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नीलगिरी जिले के छोटे चाय उत्पादकों और जैविक खेती करने वाले लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बाद में वे दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और पहाड़ी जिले के जनजातीय कलाकारों द्वारा आयोजित परंपरागत नृत्य कार्यक्रम में उपस्थिति होंगे। पर्वतीय शहर में रुकने के बाद कल उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। श्री कोविंद सोमवार से तमिलनाडु की सरकारी यात्रा पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आरंभ श्रृंखला में हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका देश के नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम ग्रामीण विकास के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया है और इसके लिए बुनियादी सुविधाएं तैयार की हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं तथा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2022 तक सभी के लिए मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य देश की पात्र ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधाओं के साथ 2 करोड़ 95 लाख मकान उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में आगरा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि इसके तहत लाभार्थियों को बिजली आपूर्ति और रसोई गैस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। हमने घर ऐसा भी बनाना तय किया है जिस घर में बिजली भी हो, खाना पकाने की व्यवस्था हो। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उस गरीब को गैस का कनेक्शन भी मिल जाए ताकि गैस के चूल्हे पर वो खाना पका सके। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार ग्रामीण युवाओं के हित में ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू कर रही है। एक रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के कौशल विकास के साथ साथ उन्हें रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और ग्रामीण स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान 15 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जबकि 11 लाख से अधिक ने रोजगार प्राप्त किया है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया, जबकि 389 करोड़ से अधिक श्रम दिवस का सृजन किया गया। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 6 करोड़ 51 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस साल के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और टोक्यो ओलंपिक की खबरों के साथ अब खेल डेस्क से हैं सिद्धार्थ सिंह। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में इस समय सबकी निगाहें पुरुष हॉकी में कांस्य पदक के लिए चल रहे भारत और जर्मनी के बीच मुकाबले पर लगी हैं। ताजा समाचार मिलने तक भारत 5-3 से आगे है। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय हॉकी टीम ने अपना आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। भारत के बाद जर्मनी ने सबसे ज्यादा 4 बार ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। दोनों के बीच ओलंपिक में 11 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। वहीं कुश्ती में महिलाओं के फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वीडन की मैट्सन सोफिया माग्डालिना को 7-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में विनेश का मुकाबला बेलारूस की विनेसा कालाडजिस्किया से होगा। वहीं अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम वर्ग के रिपोशाज मुकाबले में रूस ओलंपिक कमेटी की वैलेरिया कोबलोवा से हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में आज सबकी निगाहें रवि दहिया पर होंगी, जो स्वर्णिम इतिहास रचने से मात्र 1 कदम की दूरी पर हैं। सुशील कुमार के बाद फाइनल में पहुंचने वाले रवि दूसरे पहलवान हैं। स्वर्ण पदक मुकाबले में रवि का मुकाबला आरओसी के जावुर युगेर से होगा। सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सानयेव को शिकस्त दी थी।
आज ही 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में दीपक पुनिया कांस्य पदक के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। उधर गोल्फ में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा के दूसरे दौर में इस समय अदिति अशोक और दीक्षा डागर अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल में इरफान कोलोठूम थोडी, संदीप कुमार और राहुल रोहिल्ला हिस्सा लेंगे। पदक तालिका में 32 स्वर्ण के साथ चीन पहले, 25 स्वर्ण लेकर अमेरिका दूसरे और 21 स्वर्ण जीतकर जापान तीसरे स्थान पर है। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारत और रूस की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 कल रूस के वोल्गोग्राद के प्रूड बॉय रेंज में शुरू हुआ। अभ्यास के भव्य उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। इंद्र 2021 अभ्यास भारत और रूस की सेना के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के अंतर्गत भारत और रूस की सेनाओं को आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए योजना बनाने और संचालित करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के विशेषज्ञ समूहों के बीच रणनीतिक चर्चा भी होगी। अभ्यास में आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें घेराबंदी और तलाशी, खुफिया जानकारी एकत्र कर साझा करना, मानवीय कानूनों के पालन और बंधकों के रिहाई से जुड़े अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अभ्यास इंद्र 2021 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच परस्पर विश्वास और तालमेल बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत रूस रक्षा सहयोग के क्षेत्र में ये अभ्यास एक और उल्लेखनीय कदम होगा। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को $750 अरब के हथियार समझौते की मंजूरी दी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत प्रशांत और कोरोना महामारी सहित विभिन्न मुद्दों के कारण अमेरिका और चीन के बीच संबंध हाल के समय में बिगड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अयातुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज ईरान रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत कल पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को बधाई दी है। बांग्लादेश रेलवे ने वर्ष 2020-21 में भारत बांग्लादेश मार्ग के इंटरचेंज प्वाइंट के माध्यम से माल ढुलाई से 176 करोड़ टका से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। बांग्लादेश रेलवे ने बताया कि रोहनपुर, सिंहाबाद, दर्शन गेडे, बेनापोल, पेट्रापोल और बिरौल राधिकापुर संभागों के इंटरचेंज प्वाइंट से 1613 रैक भारत से बांग्लादेश पहुंचे। ये राशि वर्ष 2019-20 में अर्जित राजस्व से 100 करोड़ टका अधिक है। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तरी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, सेना, सीमा सुरक्षा बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और वायुसेना की मदद से संयुक्त रूप से बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ से ग्वालियर और चंबल संभाग के करीब 1200 गांव प्रभावित हुए हैं। अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। राहत शिविरों में लोगों के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और आवास की व्यवस्था की जा रही है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति 4 जिलों में बिगड़ गई है। ये जिले हैं हुगली, हावड़ा, पूर्वी वर्धमान और पश्चिमी मेदिनीपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने चालू खाता खोलने से जुड़े विभिन्न परिपत्रों के प्रावधानों को लागू करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि इस प्रक्रिया को लागू करने के दौरान ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, छुटपुट बारिश हो सकती है। चेन्नई में भी हल्की वर्षा का अनुमान है, बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में गरज के साथ 1 या 2 बार बौछार पड़ सकती है। श्रीनगर और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, धूल भरी आंधी चलने या गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। लेह में बादल छाए रहेंगे, तापमान 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहेगा। मुजफ्फराबाद और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शिमला में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी के साथ अखबारों ने लिखा है ओबीसी सूची का अधिकार मिल सकता है राज्यों को। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान को भी मंजूरी दी। अमर उजाला का शीर्षक है इसमें बच्चों को खेल के जरिए सिखाने पर होगा जोर, स्मार्ट कक्षा और बाल वाटिका की तैयारी। संसद में विपक्ष के बार बार हंगामे से चर्चा में बाधा को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। टोक्यो ओलंपिक को सभी अखबारों ने बड़ी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है नीरज चोपड़ा और रवि दहिया इतिहास रचने की राह पर। अमर उजाला का बड़ा शीर्षक है टोक्यो में स्वर्णिम उम्मीदों का रवि। दैनिक भास्कर ने विभिन्न स्पर्धाओं पर विश्लेषण के साथ शीर्षक दिया है जिद है जीतने की। नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर लिखा है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्र में उतरा, परीक्षण शुरू, अगले साल नौसेना में शामिल हो सकता है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है ये देश में निर्मित सबसे बड़ा 40,000 टन भार का ऐसा पोत है जिस पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। हरिभूमि और लोकसत्य लिखता है पूर्वी लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर भारत ने बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। सीमा सड़क संगठन ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। भारत की सामरिक क्षमता भी बढ़ेगी। पत्र लिखता है इसके बाद बोलीविया की 18,953 फीट ऊंचाई की सड़क है। प्रसिद्ध साहित्यकार और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री पद्मा सचदेव का 81 वर्ष की आयु में कल देहांत की खबर राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता ने लिखा है डोगरी गीतों का आंगन सूना कर गईं पद्मा सचदेव। हरिभूमि लिखता है पद्मश्री से सम्मानित पद्मा नहीं रही। कोरोना संक्रमण पर दैनिक भास्कर की खबर है केरल में कोरोना के बढ़ते मामले, केंद्र चिंतित। दैनिक ट्रिब्यून और लोकसत्य के मुख्य पृष्ठ की खबर है गन्ना उत्पादक किसानों के बकाया के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 राज्यों से जवाब मांगा। हिन्दुस्तान की खबर है शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, पहली बार सूचकांक 54,000 के पार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्र ने राज्यों से आगामी त्योहारों को देखते हुए भीड़ से बचने के लिए कोविड प्रतिबंध लगाने को कहा। देश में अब तक कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 48 करोड़ 89 लाख के पार। बिहार सरकार ने विद्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ढील की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को यातायात के लिए खोला गया। भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 वोल्गोग्राद में शुरू। अमेरिका ने चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान को $750 अरब के हथियार बेचने की अनुमति दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच पुरुष हॉकी में कांस्य पदक के लिए मुकाबला रोमांचक दौर में। ताजा समाचार मिलने तक भारत 5-4 से आगे। और कुश्ती में रवि दहिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण के लिए मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।